स्वागत है दोस्तों एक और नए लेक्चर में। और आज की इस लेक्चर में टॉप 25 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज के लेक्चर का पहला प्रश्न है, कुछ इस प्रकार से है कि मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन पार्सलेज, एक विदेशी पार्सल का अधिकतम भार है। तो विदेशी पार्सल का अधिकतम भार कितना होता है? 20 केजी होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आर प्रेजेंटली इन यूज? वर्तमान में कितने प्रकार के कस्टम फॉर्म प्रयोग में लाए जा रहे हैं? इसमें आपको बताना है कि वर्तमान समय में कस्टम डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो कितने प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। तो 2 प्रकार का होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। Franking machines license is issued by a divisional head for a period of days years. फ्रैंकिंग मशीन्स लाइसेंस एक मंडलीय अधीक्षक द्वारा डैश वर्ष के लिए जारी किया जाता है। तो फ्रैंकिंग मशीन्स का जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए जारी किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन क्या है? तो फ्रैंकिंग मशीन दोस्तों एक स्टैंपिंग मशीन है जो चिट्ठी के ऊपर स्टैंप स्टैंप लगाया जाता है कुछ इस प्रकार इस जगह में। तो ये एक पोस्टेज स्टैंपिंग मशीन है। फ्रैंकिंग मशीन उपयोग करने के लिए लाइसेंस शुल्क है। तो लाइसेंस फी कितना है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 375, 375 रुपया उसका लाइसेंस फी है। द टर्म फेसिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद द एड्रेस साइड। फेसिंग का अर्थ है, आपको फेसिंग का अर्थ बताना होगा। डाक वस्तुओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें पत्ते वाली तरफ डैश होती है। पत्ते वाली तरफ क्या होता है? पत्ते वाली तरफ अपवर्ड यानी ऊपर की ओर होता है। अगर पत्ते वाला हिस्सा ऊपर की ओर हो तो उसको फेसिंग कहा जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्वयं के लेखे के लिए और उसके समूहों में सभी उप डाकघर और शाखा डाकघरों के लिए जो मुख्य कार्यालय होता है डैश कहलाता है। द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इटसेल्फ एंड फॉर ऑल द सब एंड ब्रांच ऑफिस विद इन द ग्रुप इज कॉल्ड। वो स्वयं का लेखा कार्यालय होगा और जितने भी सारे उनके अंतर्गत उप डाकघर है और शाखा डाकघर है उनके लिए क्या हो जाएगा? वो मुख्य कार्यालय होगा। तो उस ऑफिस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हेड पोस्ट ऑफिस। वैश्विक डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? इसका भी फुल फॉर्म दोस्तों कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय याद रखिएगा, ये बर्न में स्थित है। द स्टेटस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज डैश टू ए सब पोस्ट ऑफिस। एक शाखा डाकघर का स्तर एक उप डाकघर से डैश होता है। जो शाखा डाकघर होता है दोस्तों वो उप डाकघर के ठीक निचले स्तर पर रहता है यानी लोअर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ए सब ऑफिस इज अलवेज सबऑर्डिनेट टू एंड इन अकाउंट विथ ए। एक उप डाकघर हमेशा डैश के अधीन और लेखांतर्गत होता है। तो एक उप डाकघर किसके लेखांतर्गत होता है? वो हेड पोस्ट ऑफिस के लेखांतर्गत होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड पोस्ट ऑफिस। मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो मेल बैग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कम से कम एमओ कितने रुपये का भेजा जा सकता है? तो मनी ऑर्डर की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो मनी ऑर्डर कम से कम आप 1 रुपया का भेज सकते हैं और ईएमओ जो है
ये मैक्सिमम आप 5,000 का भेज सकते हैं। और वही अगर आईएमओ का बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम 50,000 तक का भेज सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू डेस क्लासेस। डाकघरों को डेस वर्गों में बांटा गया है। तो ये तीन तीन वर्गों में बांटा गया है, एचओ, एसओ और बीओ। मशीन फ्रैंक वस्तुओं को पोस्ट किया जा सकता है। मशीन द्वारा जो फ्रैंक आर्टिकल होता है उसको कहाँ पर पोस्ट किया जाता है? ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स, मेल वैन लेटर बॉक्स, पोस्ट बॉक्स, नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों जो मशीन फ्रैंक आर्टिकल होता है उसको ना तो पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं और ना ही मेल वैन में और ना ही पोस्ट बॉक्स के जरिए। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। इसको केवल डाकघर के खिड़की पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। whether whether post office takes any special precaution to secure the safety of fragile article। क्या डाकघर नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कोई विशेष सावधानी बरतता है? जी नहीं, कोई नाजुक वस्तु के लिए डाकघर कोई सुरक्षा नहीं बरतता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नो। द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन ए बैग इज अवेलेबल एट। डाक सामग्री को थैले में वितरित करने की प्रणाली उपलब्ध है। ऑल पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस, ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस हर पोस्ट बॉक्स इज अवेलेबल। देखिए जो डाक सामग्री थैले में वितरित करने का जो प्रबंधन है वो सभी वितरण डाकघर में मौजूद है, यानी ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। ये सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। Person changing their address should give written instruction regarding the disposal of postal article including money order to। अपना पता बदलने वाले व्यक्तियों को डाक सामग्री मनी ऑर्डर सहित के निपटान के संबंध में लिखित निर्देश देना चाहिए। द पोस्ट ऑफिस ऑफ द प्लेस व्हिच दे आर लिविंग, द पोस्ट ऑफिस ऑफ द प्लेस टू व्हिच दे आर गोइंग। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी अबव। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अगर कोई पता बदलता है तो उनको जिस ऑफिस छोड़कर जा रहा है वहाँ पर भी लिखित देना होगा और जिस ऑफिस के अंतर्गत वो जा रहा है उससे भी लिखित में अ, उनको देना होगा, लिखित निर्देश देना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। What is the brand name for personalized sheet of postage stamp of India? भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत सीट का ब्रांड नाम क्या है? नन्यथा, माई स्टाम्प, स्पर्श, दीनदयाल। तो जो भारतीय डाक के डाक टिकटों का जो व्यक्तिगत सीट होता है उसको माई स्टाम्प के नाम से जाना जाता है। If any postal article is suspected to contain prohibited goods it will be। यदि किसी डाक वस्तु में निषिद्ध माल होने का संदेह है तो वह रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा, सेंड टू आरएलओ किया जाएगा, फॉरवर्डेड मार्क डाउटफुल टू द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, नॉन ऑफ दी अबव। तो अगर ऐसी कोई डाक वस्तु जिसमें निषिद्ध चीज होने का संदेह हो तो उस आर्टिकल में क्या किया जाता है, उसको फॉरवर्ड किया जाता है। क्या लिखकर? डाउटफुल लिखकर उसको डेस्टिनेशन जो गंतव्य कार्यालय होता है उसको भेज दिया जाता है, लेकिन उसमें डाउटफुल मार्क कर दिया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। ग्रामीण डाक जीवन बीमा डैश को आरंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। आरपीएलआई, यहाँ आरपीएलआई पूछा गया, ठीक है। तो आरपीएलआई की शुरुआत कब किया गया था? ये 24 मार्च 1995
वही अगर पीएलआई की बात करें तो पीएलआई की शुरुआत 1 फरवरी कितना दोस्तों 1884 में पीएलआई, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पीएलआई और आरपीएलआई दोनों। आरपीएलआई हो गया आपका 24 मार्च 1995। मेटल टोकन इज रिटर्न्ड बाय सॉर्टिंग असिस्टेंट व्हेन ही, सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा मेटल टोकन वापस कर दिया जाता है जब वह प्रोसीड ऑन लीव, ट्रांसफर्ड टू अदर एचआरओ, डिसमिस्ड, रिमूव फ्रॉम सर्विस, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वो मेटल टोकन कब कब वापस करता है, अगर वो छुट्टी में जाता है तब भी उसको वापस करना होगा, वो अगर ट्रांसफर दूसरा ऑफिस में जा रहा है तो भी उसको मेटल टोकन वापस कर देना होगा, अगर वो सर्विस से डिसमिस या रिमूव हो जाता है तो भी उसको वापस कर देना होगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों सही है, तीनों स्थिति में उसको मेटल टोकन जो है वो वापस कर देना होगा। What will be the compensation amount in case of delay in delivery of speed post article? स्पीड पोस्ट की डिलीवरी की देरी के मामले में मुआवजे की राशि क्या है? 100 रुपये, कोई मुआवजा नहीं, 500 रुपये या डाक शुल्क। तो देखिए स्पीड पोस्ट की अगर डिलीवरी में देरी होता है तो उसमें जो मुआवजा राशि मिलता है वो डाक शुल्क, उसका जो डाक शुल्क जितना लगता है वो उनको वापस मिल जाता है। चौथा ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा। किसान विकास पत्र खाता कौन खोल सकता है? ए सिंगल एडल्ट, जॉइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट्स, ए माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, ऑल ऑफ द अबव। तो जो किसान विकास पत्र होता है यानी KVP, वो देखिए एक सिंगल एडल्ट भी खोल सकता है, 3 आदमी मिलकर भी खोल सकते हैं, और जो बच्चा 10 साल से ऊपर है उनके खुद के नाम से भी खोल सकता है। तो चौथा ऑप्शन यानी डी, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। द इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द पोसेशन ऑफ, बीमा मुहर हमेशा डेस्क के कब्जे में रहनी चाहिए। जो बीमा सील होता है, बीमा मुहर होता है, वो हमेशा किसके पास रहना चाहिए? सॉर्टिंग असिस्टेंट, IPIRM, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, या SRM ASP। तो जो बीमा मुहर होता है वो हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास रहेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैंक आर्टिकल को कहाँ स्वीकार किया जाएगा? पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग, विंडो काउंटर, नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हो जाएगा आपका विंडो काउंटर। फ्रैंक आर्टिकल जो है उसको विंडो काउंटर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। Which of the following are types of franking machine license? फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? इंडिविजुअल, कॉमर्शियल, डिपार्टमेंटल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो फ्रैंकिंग मशीन्स का लाइसेंस होता है वो इंडिविजुअल भी होता है, कॉमर्शियल भी होता है और डिपार्टमेंटल भी होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है ऊपर के, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव।